नमस्कार। तरुण आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे 25 नवंबर 2022 के करंट अफेयर जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर का है। यहाँ पर हम आपके सामने द हिंदू न्यूज़पेपर की 4-5 सबसे जो प्रमुख न्यूज़ है जो आपके एग्जाम में, आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। साथ साथ में डिटेल से हम जानेंगे उन सभी चीज़ों के बारे में। साथ साथ में हम एडिटोरियल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। फिलहाल हम द हिंदू के करंट अफेयर न्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो सबसे अहम। तो सबसे पहला हम शुरुआत करते हैं आज की सबसे प्रमुख अगर न्यूज़ की किया किया जाए, द हिंदू के मेन फ्रंट पर दिया हुआ था और इसमें कहा गया है ये इन्फ्लेशन से संबंधित है, ग्लोबल स्लो डाउन से संबंधित है। आप सभी को पता होगा कि चाइना में फिर से कोविड-19 की स्थिति उत्पन्न हो गई है और जिस प्रकार से रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ और ऑयल के प्राइस में जिस प्रकार से वृद्धि हुए हैं तो उसके कारण से अभी भी ग्लोबल स्लो डाउन की स्थिति बनी हुई है जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ने वाला है। तो इसमें कहा गया है कि डोमेस्टिक डिमांड टू हेल्प ऑफसेट डेंट इन एक्सपोर्ट फ्रॉम ग्लोबल स्लो डाउन। हमारी जो मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि भाई डोमेस्टिक डिमांड जो है मदद कर सकता है, इस ग्लोबल स्लो डाउन से बचा सकता है। तो क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें ये कही गई है कि इंडिया की तरफ से जो आउटलुक, इकोनॉमिक जो आउटलुक जारी किए गए हैं, देखे गए हैं, उस आउटलुक में कहा गया है कि जो भारत का एक्सपोर्ट है, भारत का एक्सपोर्ट भी ग्लोबल स्लो डाउन के कारण वो मतलब कम होने वाला है, सबसे खास उस पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। इसका परिणाम ये है कि देश में हाई इन्फ्लेशन और आपका हाई इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न होगी और साथ में जो बोरोइंग कॉस्ट है उसमें भी वृद्धि देखने को मिलेगा, जिसके कारण से जिस प्रकार से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की बात कर रहा है, रसिया और यूक्रेन के बीच के युद्ध है, उस पर सीधा प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा क्योंकि रिसेशन की स्थिति तो उत्पन्न होगी। अगर ग्लोबल स्लो डाउन होगा तो भारत भी उस ग्लोबल का हिस्सा है, भारत पर भी उसका असर पड़ेगा, है ना। तो इस चीज पर चर्चा की गई है। अब इस स्लो डाउन के कारण डोमेस्टिक डिमांड की रेजिलियंस की बात कर रहा है, इसमें रेनविगोरेट हो सकता है, फिर से जनरेट किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट साइकिल जो हमारा है, जो विन विन क्षेत्रों में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम जो निवेश होता है, उस इन्वेस्टमेंट सिस्टम यही एक ऐसा होगा जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उस ग्रोथ को पुश कर सकता है और उसमें स्पार्क ला सकता है, एक नई ऊर्जा ला सकता है, एक करंट ला सकता है। आने वाली ये बात हमारी देश की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने थर्सडे को ये बात कहा कि भाई जो इन्वेस्टमेंट है, स्लो डाउन की जो स्थिति उत्पन्न होती है, जब रिसेशन हुआ, सरकार क्या करती है, फाइनेंशियली स्टिमुलेट करती है, थोड़ा स्टिमुलस देती है। जैसे कि कोविड-19 के दौरान में हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही स्लो डाउन हुई, तो आत्मनिर्भर भारत के अंदर में आया, वो पैकेज आया, जिसके कारण से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर आई और वी शेप की स्थिति आप देख सकते हैं, उससे हमारी अर्थव्यवस्था ने उससे रिकवर किया। यहाँ पर इसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो रिटेलर इन्फ्लेशन 2022 के अंदर में है, 2022 में रिटेलर इन्फ्लेशन वाज लार्जली ड्रिवन बाय एडिबल्स ऑयल और फैट विच इज द रिलेटेड इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। ये हम एडिबल्स जो ऑयल होते हैं, हम ज़्यादातर हम विदेशों से अपने देश में इंपोर्ट करते हैं, जैसे मलेशिया हुआ, ये सब, तो उस पर भी भारत का प्रभाव पड़ेगा। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन तो आप सीधा मतलब जानते हैं कि भाई डिमांड के कारण, सप्लाई के कारण इन्फ्लेशन होता है। आप कह सकते हैं कि भाई गुड्स और सर्विसेज के प्राइस इंक्रीज करने के कारण आपकी परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो यहाँ पर डिमांड जो है इसके कारण से इस पर, जैसे सीरियल्स की बात किया जाए तो कहा जाए कि भाई मार्च में उसके इन्फ्लेशन 5 था। ऑयल और फैट अभी आप देखेंगे मार्च में 18.7 रहा है, 17.3 रहा है, और इस तरीके से यहाँ पर भी वेजिटेबल्स भी की। तो इन्फ्लेशन जो है दिन पर दिन ये चीजें बढ़ ही रहा है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई इसमें चेंजेस करने की बात कही गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि
इसी इन्फ्लेशन में इन्होंने कहा कि द रीसेंट इन्फ्लेशन प्रेशर हैड बीन ड्रिवेन मोर लोकल फैक्टर के कारण जो आज का जो इन्फ्लेशन महंगाई हो सबसे ज्यादा वो ड्रिवेन है, वो संचालित हुए जा रहे, खास करके जो फूड प्राइस है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इंपोर्टेड रीजन की भी बात किया जाए उसके कारण से भी हमारा प्राइस बढ़ रहा है, जैसे ऑयल का कॉस्ट हुआ, फ्यूल का कॉस्ट हुआ, वॉर के कारण, रशिया यूक्रेन वॉर के कारण ऑयल के प्राइस में वृद्धि हुई है, तो जिसके कारण से भी भारत में इन्फ्लेशन है, अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन है। लेकिन इन सभी प्रेशर के साथ साथ इन्होंने कहा कि भाई थैंक्स टू ईजिंग इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस एंड द अराइवल ऑफ द खरीफ क्रॉप्स और मनीस्ट्री, तो कहा कि भाई आने वाली जो खरीफ फसल है हमारे देश के अंदर में वो कहीं ना कहीं 1-2 महीने के बाद उसकी कटाई होगी, तो कटाई होने के बाद वो हमारी जो इन्फ्लेशन है, हमारी जो महंगाई है उसको काफ़ी हद तक कम करने में मदद करेगा। ये ऐसे हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री इस बात पर कहती है। इंडिया की जो अभी रिटेलर इन्फ्लेशन जो है वो 7% से भी अधिक बढ़ गई है। आप देखेंगे कि अक्टूबर तक ये 6.8% हुआ करता था, लेकिन लास्ट 2 मंथ में अगर आप देखेंगे उससे पहले अप्रैल तक तो 7% हुआ करता था, लेकिन अभी अक्टूबर तक ये इन्फ्लेशन 6.8 रहा है। इन्फ्लेशन को तो रहना चाहिए भाई 2 ± 4 के कैटेगरी में रहना चाहिए, लेकिन उस जो टारगेट किया गया इन्फ्लेशन रेट को, टारगेट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर रखा है उसी रेंज में रहना चाहिए, पर इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया है। इसके कारण से भी कहा गया है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस बात को भी एम्फेसाइज किया है कि मंथली रिव्यू के आधार पर देखा जाए तो मनरेगा, जो महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी जो योजना है, वो लास्ट 2 मंथ में वो काफ़ी फॉलन हुआ है, डाउन हुआ है, उसके कारण से भी इन्फ्लेशन, लोगों के पास पैसे की कमी हुई है ना। तो इन सभी चीज़ों से इस बात पर चर्चा की गई है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड बात इसमें की गई। दूसरा सबसे प्रमुख न्यूज़ है जो हम चर्चा करेंगे, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। आपका छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है उन्होंने कोटा अमेंडमेंट बिल पर उन्होंने ड्राफ्ट पर ओके फाइंड कर दिया है। अब आप समझेंगे कि छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ये कोटा बिल क्या है। एक्चुअली एजुकेशन और जॉब, सरकारी जॉब के क्षेत्र में रिजर्वेशंस की बात करती है। डिटेल से हम चर्चा करते हैं कि आखिर ये न्यूज़ है क्या। आप सबको पता होगा कि हमारे देश में हमारे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 90-91 का जजमेंट हुआ करता था कि भाई 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन आप नहीं देख सकते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है यहाँ पर जो अमेंडमेंट बिल लाई है, 2 अमेंडमेंट बिल जो लाई है आपका, खास करके जॉब के लेकर और एजुकेशन के क्षेत्र में, वो आपका कह सकते हैं कि ये 76% से भी अधिक, 76% के आसपास आप कह सकते हैं, ये कोटा रिजर्वेशन दिया है। रिजर्वेशन मात्र भारत के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर मात्र 50% की, भाई 50% से अधिक आप जजमेंट, आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। और लेकिन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है 76% रिजर्वेशन दिया। छत्तीसगढ़ की कैबिनेट दो थर्सडे को जो 2 अमेंडमेंट बिल था वहां का कोटा से रिलेटेड, उस अमेंडमेंट बिल पर मुहर लगा दिया। और वो जो 2 अमेंडमेंट बिल था वो एजुकेशन एडमिशन और आपकी गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशंस की बात करता है कि ये दोनों क्षेत्र में एजुकेशन एडमिशंस के लिए ये कहता है कि इंश्योरिंग द रिजर्वेशंस फॉर एजुकेशन एडमिशन एंड रिक्रूटमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट जॉब आर प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट कैटेगरी इन द स्टेट। राज्यों में जनसंख्या के आधार पर खास करके जो प्रमुख 2 क्षेत्र हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, जैसे सपोज दैट आप एडमिशन लेना चाहते हैं, मास्टर में आप एडमिशन इंजीनियरिंग में लेना चाहते हैं, डॉक्टर्स इसमें लेना चाहते हैं, MBA में लेना चाहते हैं, तो उस एजुकेशन के क्षेत्र में आपको रिजर्वेशन मिलता है। और उसी प्रकार से जॉब के क्षेत्र में भी आपको रिजर्वेशन मिलता है, 2 क्षेत्र में रिजर्वेशन आपको मिलता है। तो उस रिजर्वेशन में हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सरकार ने 76% रिजर्वेशन देने की बात कही गई। ये स्टेट के ऊपर निर्भर करता है, स्टेट ये काम कर सकता है।
इन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया है इस बिल के अंदर में कि जो 32% रिजर्वेशन होगा वो स्केड्यूल्स ट्राइब के लिए होगा, शेड्यूल्स ट्राइब के लिए होगा, शेड्यूल्स पढ़ते हैं, एसटी के लिए होगा 32% रिजर्वेशन। और जैसा कि सेंटर में भी आपने देखा होगा कि ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 27% रिजर्वेशन होता है। वहीं पर 13% रिजर्वेशन शेड्यूल्स कास्ट के लिए दिया है, शेड्यूल्स कास्ट के लिए दिया है। और 4% जो रिजर्वेशंस की बात कही गई है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कही गई। हालांकि सेंट्रल में 10% इकोनॉमिक वीकर के लिए है आपका, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने स्टेट के पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशंस का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। 78% 76% रिजर्वेशन उन्होंने इस बेस के आधार पर दिया है, जो कि एक कहा जाए तो अब इसमें गलत क्या है, सही है, इसलिए तो राज्य के ऊपर निर्भर करता है। परंतु हमारे यहाँ इसमें कहा गया कि स्टेट के लिए एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन की बात है, एक समस्या है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उन्होंने 2012 में ऑर्डर जारी किया था कि उस वक्त जो रिजर्वेशन एजुकेशन और जॉब के क्षेत्र में उस 58% हुआ करता था, होल्डिंग ब्रीचिंग की बात की तो 58% जब था तो वहां पर कहा गया कि भाई 50% कोटा लिमिट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आप 50% से आप अगर ऊपर से कोटा दे रहे हैं, अधिक दे रहे हैं तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब ये संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है। ये बात सत्य भी है भाई कि फिर रिजर्वेशन का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। तो ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन ओवर रिजर्वेशंस टू प्रिवेल, एक तरीके से ये असमंजस की बात है राज्य के लिए कि आप 76% कोटा दे रहे हो, लेकिन आपको छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट ने ही 2012 में ऑर्डर टू दिया था कि रेज द कोटा इन एजुकेशन जॉब टू स्टेट 58% होल्डिंग दैट ब्रीचिंग ऑफ द 50% कोटा लिमिट बाय अनकॉन्स्टिट्यूशनल, है ना। इस पर लेकिन कंफ्यूजन रिजर्वेशंस के लिए इस बात को प्रिवेल करता है। लेकिन आज छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है देश के अंदर में जहां पर देयर इज नो रोस्टर फॉर रिजर्वेशन, के लिए कोई रोस्टर कानून नहीं है। रोस्टर आपने पढ़ा होगा उससे जो वहीं पर देखा जाता है दूसरी तरफ कि दिस हैड लेड टू रेस शेड्यूलिंग टू एग्जामिनेशंस डेट एंड विथ होल्डिंग द रिजल्ट। अब इसके कारण से एक कंफ्यूजन और भी आया कि भाई राज्य के अंदर में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, जिनकी एडमिट कार्ड जारी हो चुकी है या ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है, उस एग्जाम का रिजल्ट जो है उस रिजल्ट को विथहोल्ड किया गया, उसको रोका गया। क्यों भाई? क्योंकि ये अब आप कह सकते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ सरकार ने ये पास कर दिया 78% का, तो अब जो कट ऑफ और रिजल्ट का जो मार्क निर्धारित किया जाएगा वो 78% के ही बेस के आधार पर, कोटा के बेस के आधार पर डिसाइड किया जाएगा। तो ये समस्या यहां पर आज के तौर पर बन गई है कि भाई ये कंफ्यूजन हो गई है सरकार के लिए, राज्य के लिए कि भाई अब जितने भी एग्जामिनेशन डेट हैं और रिजल्ट हैं उनको फिर से रीशेड्यूल्स और विथहोल्ड किया जाएगा, ताकि जो है वो 78% की जो समस्या है उसका समाधान कर सके। तो ये बात इसके अंदर में कही गई है। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, कैन मेक प्रो फार्मर चेंजेस टू क्रॉप्स स्कीम। आप सबको पता होगा ये न्यूज के अंदर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित बात करता है और कहा जाता है कि भाई इसमें ये कहा गया है कि न्यूज के अंदर में कि जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं और फसलों की स्थिति कभी कभी बहुत दयनीय हो जाती है, किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनकी लहलहाती हुई खेतों में फसल जब आप प्राकृतिक आपदा के कारण वो नष्ट हो जाता है तो एक समस्या उत्पन्न होती है, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं बच जाता है, कोई विकल्प नहीं बच जाता है। तो इसमें कहा गया कि फार्मर से संबंधित या आप कह सकते हैं फार्मरों को हित में मद्देनजर रखकर कहीं ना कहीं फसल योजना में किसान समर्थक बदलाव कर सकते हैं। कैन मेक प्रो फार्मर चेंजेस टू क्रॉप स्कीम्स, इसकी बात कही जा रही है। तो थर्सडे को सेंट्रल सरकार जो है, केंद्र सरकार ने कहा कि हम जो है ओपन टू टॉकिंग द प्रो फार्मर चेंजेस, हम इस पर बात करेंगे। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें बदलाव करने की बात इन्होंने कही गई है। एंड टू मीट द चैलेंजेस टू रिसेंट क्लाइमेट क्राइसिस एंड रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांस, जिस प्रकार से तकनीकी का भी विकास हो रहा है और जो हमारा जो क्लाइमेट क्राइसिस के कारण, तो
तो इसमें फसल योजना में, फसल बीमा योजना में थोड़ा उनके किसान के हित में सोचने की जरूरत है, इस पर विचार किया। तो एग्रीकल्चर एंड द फार्मर वेलफेयर, एग्रीकल्चर एंड द फार्मर वेलफेयर, जिसे कृषि और किसान जन कल्याण के जो सेक्रेटरी हैं मनोज आहूजा, उन्होंने कहा कि सेंटर हैड टेकन मेजर रैम्स मेजर इन द स्कीम्स आफ्टर 2016 टू एड्रेस न्यू चैलेंजेस। जो नई नई समस्याएं उत्पन्न हुई है 2016 के बाद, उस पर एक बहुत बड़ी चेंजेस, बहुत बड़ी उसके अंदर में लाएगी। साथ में उनके स्टेटमेंट में इस बात को भी कहा गया है कि प्रोटेस्टर अगेंस्ट द स्कीम, इस अगेंस्ट स्कीम के अगेंस्ट बहुत सारे प्रोटेस्टर हैं। तो फार्मर और उनके ऑपोजिशंस का जो डिमांड है ना, सो वो आपका ओवरऑल टू मेक द फार्मर फ्रेंडली, उनके फार्मर के जन कल्याण में ही इसकी बात हो गई। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से ऑलरेडी प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो उसकी चर्चा हम कर लेंगे और साथ साथ में उस प्रश्न को भी हम इसके अंदर में देखेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है किसानों के हित में एक बहुत बड़ी पहल थी। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है इसको। हालांकि इससे पहले भारत के अंदर में कई योजना फसल बीमा से संबंधित आ चुका था। आप कह सकते हैं कि भाई नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, जिसको नाइस और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम के ही तर्ज पर उसी को रिप्लेस करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाया गया था। पहले योजना था जिसका नाम था नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम हुआ करता था, उसी को रिप्लेस किया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, इसकी चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण या फिर आप कह सकते हैं कि नेचुरल क्लैमिटी के कारण, नेचुरल डिजास्टर के कारण बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े चीजें उसके आगोश में आ जाते हैं। लेकिन जब बड़े लोगों के लिए प्राकृतिक आपदा भी समस्या है, परंतु छोटे मोटे किसान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या उसके जीवन और मरण से संबंधित हो जाता है। किसान का जो फसल होता है वो पुत्र के ही समान होता है। ऐसा माना जाता है कि भाई एक लहलहाती हुई खेत में जिस पर अनाज के दाने, सुनहरे अनाज के दाने लगे हुए हैं और अचानक प्रकृति का प्रकोप उस पर बरसता है और उसकी सारी फसल समाप्त हो जाती है और उसके सामने मरने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं होता है। तो इन सभी समस्याओं को समाधान के लिए इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि किसान को अगर किसी पेस्ट के कारण, डिजीज के कारण, नेचुरल क्लैमिटी के कारण या किसी प्रकार से प्रकृति आपदा के कारण जो है अगर उनका फसल नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, फेल्योर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनको फाइनेंशियल सपोर्ट, उनको इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा। ये मेन ऑब्जेक्टिव था, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर in event of failure or any of the notice crops to result of the natural calamity, पेस्ट एंड डिजीज। ये मेन ऑब्जेक्टिव हुआ करता है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा ये भी करेंगे कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है। अब इसके लिए किसानों को एक छोटा सा अमाउंट का प्रीमियम भरना पड़ता है। प्रीमियम अर्थात जिस प्रकार से लाइफ इंश्योरेंस होता है वैसे ही फसल इंश्योरेंस की बात की। प्रीमियम जो है यूनिफॉर्म प्रीमियम नहीं है। आप कह सकते हैं कि भाई देयर विल बी अ यूनिफॉर्म प्रीमियम, ओनली 2% है पेड बाय फार्मर फॉर खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप। अब देखिए खरीफ क्रॉप जो होते हैं, है ना, धान हुआ, ये सब खरीफ क्रॉप्स है आपका, मक्का, धान, और उसी प्रकार से आप कॉटन हुआ, और उसी प्रकार से रवि फसल में आपका गेहूं हुआ, चना हुआ, दाल हुआ, ये सब रवि फसल है। तो खरीफ फसल पर 2% का प्रीमियम देना पड़ता है और रवि फसल पर 1.5% का प्रीमियम देना पड़ता है। लेकिन प्रश्न आपका आएगा कि अगर यूनिफॉर्म सभी फसल पर है तो ये सत्य नहीं होगा, ये गलत होगा। तो देयर विल बी अ यूनिफॉर्म प्रीमियम, only 2% paid by farmer for all kharif crops and 1.5%
फॉर ऑल रबी क्रॉप्स। आप सबको पता होगा कि मौसम के आधार पर हमारे फसल का विभाजन किया गया, जैसे रबी हुआ, खरीफ हुआ, जैद हुआ, इस तरीके से सीजन के बेस के आधार पर फसलों का विभाजन किया है। सो इन द केस ऑफ द एनुअल कमर्शियल्स और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए प्रीमियम पेड जो है वो 5% दिया गया। आपको सबको पता होगा कि जो हॉर्टिकल्चर्स होते हैं, जैसे वाटरमेलन, कुकम्बर हुआ आपका, है ना, खीरा, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत कम समय के लिए, तो उनमें बर्बाद होने के चांसेस ज़्यादा है, तो उस पर 5% प्रीमियम रखे गए हैं। 1.4% रबी पर और 2% आपके खरीफ पर है। तो ये प्रीमियम है आपका, है ना, वन क्रॉप्स वन, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्लियर है आपका? और इसके लिए, इसके आधार पर अगर फसल बर्बाद हो जाता है तो कंपनी आपको वहां उनको इंश्योरेंस देती है सरकार। अब यहां पर देख लीजिए एक चीजें, एक प्रश्न पूछा गया था कि विद द रेफरेंस ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 2016 में। तो यहां पर दो है स्टेटमेंट दिया गया है कि अंडर द स्कीम्स फार्मर विल हैव टू पे यूनिफॉर्म प्रीमियम। अब देखिए क्या यूनिफॉर्म प्रीमियम 2% फॉर एनी क्रॉप्स के लिए है क्या? ये गलत हो जाता है, क्योंकि हमने जैसा कि कहा कि खरीफ फसल पर 2% और रबी फसल पर 1.5% एंड हॉर्टिकल्चर पर आपका 5% का प्रीमियम देना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट तो यहां पर गलत हो गया, क्योंकि करेक्ट पूछ रहा है। दूसरा, द स्कीम्स कवर द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ द साइक्लोन अनसीजनल रेन। हमने कहा कि भाई नेचुरल क्लैमिटी के कारण जो है इनको, तो क्या होगा, तो इसका बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, आपका नेक्स्ट जो न्यूज है, रफ, आपको पता है रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस फॉल 29% टू 320 मेगावाट इन द जुलाई सेप्टेम्बर। आपको पता है कि भाई जिस प्रकार से रिन्यूएबल्स एनर्जी का विकास डेवलपमेंट के लिए होड़ लगी हुई है, और वही एक सहारा है आने वाले कल का, क्योंकि विश्व ग्रीन हाउस गैस जितना ज़्यादा इमिशंस हो रहे हैं हमारे मानव जाति के लिए, प्रकृति के लिए उतना ही हानिकारक है। हर देश की जिम्मेवारी बनती है कि भाई आपका जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसका प्रयोग कम कर, खास करके जो फॉसिल्स फ्यूल है उसका प्रयोग कम करे, और रिसाइकल्स वाले जो एनर्जी है उसका प्रयोग किया जाए, है ना, रिन्यूएबल्स एनर्जी, ये सब सारे जितने भी है। तो भारत सरकार भी सोलर इंस्टॉलेशंस करती है। तो इसमें कहा गया कि जो रूफटॉप सोलर कैपेसिटी इंस्टॉलेशन है वो 29% फॉल हो गया, गिर गया। 320 मेगावाट 2022 जुलाई सितंबर तक हुआ करता था। ये रिसर्च है मैरकॉम रिसर्च इंडिया के द्वारा, लेकिन आजकल ये 29% फॉलन, इसके डाउन हो गए, इंस्टॉलेशन कम हो रहे हैं। हमारे कंट्री में 448 मेगावाट के रूफटॉप सोलर कैपेसिटी इन द सेम क्वार्टर में देखा गया था उससे पहले, लेकिन जनवरी सितंबर तक हमने 1165 मेगावाट का ऑलरेडी हमने किया था, लेकिन उसमें भी 11% डाउन हो रहा है। तो ये कहने का मतलब सोलर सिस्टम से संबंधित ये बातें कही गई है, इतना खास तो नहीं परंतु है। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर जो प्रमुख था आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में, तब तक इस चैनल पर बने रहिए, फिर से इंतजार कीजिए। आज के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट डे।